कॉलेज में सब तरफ खुशनुमा माहौल था। वो भी अपने अगले लेक्चर को अटेंड करने के लिए कैंटीन से निकलने ही वाली थी कि तभी एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और सब तरफ भगदड़ सी मच गई। अचानक एक के बाद एक धमाके हो रहे थे और साथ ही गोलियों की गड़गड़ाहट चारों तरफ गूंजने लगी। हर तरफ लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपने आप को बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहे थे। वो भी टेबल के नीचे घुसकर बैठ गई। उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि आखिर ये कॉलेज में हो क्या रहा है कि तभी किसी ने चिल्लाकर कहा कि आतंकवादी हमला हुआ है, जो स्टूडेंट्स को पकड़कर मार रहे हैं और बंधक भी बना रहे हैं। ये सुनते ही डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे और गला सूखने लगा। कुछ पलों में ही उसका पूरा परिवार उसकी आंखों के सामने दिखने लगा। उसे अपनी मौत नजर आ रही थी। कुछ देर तक तो वो वहीं टेबल के नीचे छुपी बैठी रही, लेकिन उसे लगा कि शायद यहाँ वो आतंकवादी उसे आराम से पकड़ लेंगे। इसलिए खुद को बचाने की खातिर वो वहां से धीरे से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ी कि तभी पीछे से किसी ने उसके बंदूक रख दी। डर के मारे उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बुरी तरह से रोने लगी। वो इतनी घबरा गई थी कि उससे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा था और तुरंत ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई कि तभी उस बंदूकधारी ने उसके ठीक माथे के ऊपर बंदूक का ट्रिगर रख दिया और वो आंखें बंद किए लगातार रो रो कर जान की भीख मांग रही थी। फिर अचानक बंदूक लोड करने की आवाज आई। वो समझ गई कि अब उसे गोली मार दी जाएगी। इस डर से उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सामने खड़े आदमी को देखते ही उसका दिल मुंह को आ गया, क्योंकि वो तो क्या बोलकर गई है श्रेया, जिसके बाद से तुमने मुंह ही लटका लिया है। उसकी बहन गौरी ने उसकी शक्ल देखकर पूछा जब दोपहर के 12 बज रहे थे। कह रही है तुमने कॉलेज में टॉप किया है, फिर भी इसी शहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। मैंने देखो मुंबई की महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और मेरे नंबर तुमसे कम थे। मेरे मुंह में मिठाई भी डाली। वो उदास चेहरा बनाए बता रही थी। उसकी दीदी ने ना में सिर हिलाकर उसे पास बिठा लिया। बाणी सबसे छोटी और सबकी लाडली थी। जरा सी बात पर रो देती थी। ऊपर से पापा ने उसे सबसे ज्यादा दुलार दिया था। मेरी प्यारी बहन, तुम पढ़ाई किसी से मुकाबले के लिए थोड़ी कर रही हो। तुम पढ़ाई अपने लिए कर रही हो, हमारे लिए कर रही हो। वो उसके गाल सहलाकर बोली तो वाणी भी हाँ में सिर हिलाने लगी। वाणी बोली, दीदी पढ़ाई जिस वजह से भी कर रही हूँ, लेकिन मैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना डिजर्व करती हूँ। मैंने टॉप किया है। क्या टॉप करने वाले ऐसी लोकल सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? दीदी ये तो मेरे साथ ना इंसाफी है। उसने ना में सिर हिला दिया और अब एक नई जिद पकड़ ली थी। उसे महंगी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना ही है। गौरी बोली, पापा तुम्हारी फीस कैसे भरेंगे बाणी, कभी सोचा है? गौरी ने जब सीरियस बात की तरफ ध्यान दिलाया तो वो उसका चेहरा देखने लगी। इतने में नायरा कमरे में आई। नायरा बोली, अरे ये मैडम कब से सोचने लगी कि इन्होंने हमसे बेहतर पढ़ाई कर ली है। नायरा बाणी से बड़ी थी। सबसे बड़ी गौरी थी। उससे 5 साल छोटी नायरा और फिर 3 साल छोटी वाणी थी। तीनों बहनें आपस में समझाती मनाती थीं, लेकिन अक्सर बाणी और नायरा की बहस छिड़ जाती थी क्योंकि उम्र में फर्क कम था, जबकि गौरी तो जैसे उनकी माँ बन जाती थी। बाणी बोली, तुमने खुद पढ़ाई नहीं की, जबकि पापा ने कहा था कि डॉक्टरी पढ़नी हो तो बिना झिझक एडमिशन ले लो। तुम ही निकली निकम्मी। उसने गुस्से से नायरा को सुना दिया। गौरी दोनों के बीच में आ गई। गौरी बोली, नायरा क्यों तंग कर रही हो इसे? वैसे ही वो श्रेया की बातों से परेशान है, तुम और परेशान कर रही हो। गौरी वाणी को समझ सकती थी। वो पढ़ाई से जुनून की हद तक मोहब्बत करती थी। ये मामला उसके लिए जीने मरने जैसा था। नायरा ने तो अलग राह चुन ली थी, वरना वाणी को और कड़वे शब्द कह देती। गौरी ने कहा, पापा को जानती हो ना वाणी, वो उसूलों के पक्के हैं, कभी पैसों के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। वाणी बोली, मैं पापा की पाई पाई चुका दूंगी। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद मैं जॉब भी करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी। मैं पापा पर बोझ नहीं बनूंगी। सच में दीदी। दोनों अपनी अपनी जगह सही थीं, लेकिन समझ से बाहर था कि ये मसला कैसे हल होगा।
रात के खाने पर पापा ने जब वाणी को नहीं देखा तो उसके बारे में पूछा। गौरी ने बताया कि वो कमरे में है। पापा खाने से पहले उठकर उसके कमरे में चले गए। वाणी बिस्तर पर लेटी माथे पर हाथ रखे थी। सरिता जी बोली, अपने पापा को बताने की क्या जरूरत थी? अब वो इन्हें ब्लैकमेल करेगी। उसे हमारी फिक्र नहीं है। कम से कम तुम दोनों ही उसे समझाया करो। सरिता जी ने अपने पति को बिना खाना खाए उठ जाने पर गौरी और नायरा को डांट दिया। नायरा बोली, मैं तो उसे डांट रही थी, दीदी ने ही बचा लिया, वरना सही से अकल ठिकाने लगाती उसकी। बड़े शहर जाकर पढ़ाई करनी है, सिर्फ ताऊ की फैमिली से मुकाबला करने के लिए। नायरा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसे वाणी की जिद बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और कुछ ऐसा ही हाल सरिता जी का था। उन्हें अपने पति को परेशान देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और वाणी की वजह से ही अक्सर घर में परेशानी खड़ी होती थी। उसे अच्छे कपड़े से लेकर हर चीज अच्छी चाहिए होती थी। तभी पापा सुभाष जी उसके पास कुर्सी खींचकर बैठ गए। वाणी जानती थी कि पापा उसके बिना खाना नहीं खाएंगे और अब उसे अपनी बात कहने का मौका मिल जाएगा। सुभाष जी ने नरमी से पूछा, खाना क्यों नहीं खा रही? उन्होंने उसके माथे से हाथ हटाते हुए पूछा तो वो फौरन उठकर बैठ गई। वाणी बोली, पापा मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। उसने आंसू भरी आंखों से कहा तो पापा हैरान रह गए। सुभाष जी ने परेशान होकर पूछा, कैसी नाइंसाफी और कौन है जो मेरे रहते तुमसे बुरा बर्ताव करेगा? वाणी बोली, पापा मैंने टॉप किया है और देखिए मैं इस शहर की सस्ती यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही हूँ, जबकि ताऊ जी की बेटी ने बस पासिंग मार्क्स से एग्जाम निकाला है और वो मुंबई की यूनिवर्सिटी जा रही है। ये नाइंसाफी नहीं है क्या? मैं डिजर्व करती हूँ पापा। वो आंसू बहाकर रोने लगी तो सुभाष जी ने गहरी सांस लेते हुए उसका सिर थपथपाया। सुभाष जी बोले, हाँ सही कह रही हो मेरी बच्ची, तुम एडमिशन की तैयारी करो, मैं कुछ करता हूँ। उनके कहते ही वाणी गम भूलकर उनके सीने से लग गई। वाणी बोली, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। उसकी बात सुनकर सुभाष जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने प्यार से कहा, मेरी बच्ची मेरा गर्व है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी कभी मेरा सिर शर्म से झुकने नहीं देगी। वो मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगी, बिना ये जाने कि आगे चलकर वो अपने पापा को कितनी परेशानियों में डालने वाली है। उसने अपनी जिद पूरी करने की इजाजत तो पा ली। सरिता जी ने दोनों को आते देखा तो पूछा। वाणी के चेहरे से साफ था कि उसने अपनी बात मनवा ली है। सुभाष जी ने कहा, जी हाँ, मेरी लाडली डिजर्व करती है। एंट्री टेस्ट के बाद वाणी हॉस्टल में ही रहेगी, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। उन्होंने वाणी के खिलखिलाते चेहरे की तरफ देखकर बताया। वो बहुत खुश थी। वो नायरा और गौरी को आगे की प्लानिंग बता रही थी और वो दोनों भी उसे खुश देखकर खुश हो गईं। जो सुबह से मुंह फुलाए बैठी थी वो जिद्दी थी, लेकिन उसकी खुशी उनके लिए अनमोल थी। जबकि सरिता जी चिंता में सुभाष जी को देख रही थीं कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम वो कैसे करेंगे। उनका गुजारा जैसे तैसे हो रहा था, बस यही काफी था। और अब वाणी की फीस, हॉस्टल का खर्चा, ये सोच सोच कर सरिता जी हलकान हो रही थीं। लेकिन सुभाष जी को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी बेटी की खुशी की थी। गौरी बोली, वाह भाई, मेरी बहन ने टेस्ट क्लियर कर लिया। उसने उसके गले लगकर कहा, जो हॉस्टल शिफ्ट होने की तैयारी कर रही थी। वाणी बोली, बस दीदी आप लोगों की दुआएं हैं, वरना। और वो मुस्कुराई। तभी नायरा कमरे में आई और बोली, मम्मी कह रही थी वाणी का भरोसा मत करना, बड़े शहर जाकर भूल जाएगी और हमसे नाता तोड़ देगी। उसने मजे से पापड़ खाते बताया तो वाणी का मुंह खुला का खुला रह गया। गौरी बोली, तुम्हें हर बात आकर न्यूज रिपोर्टर की तरह बतानी जरूरी होती है क्या? मेरी बहन खुश है, उसे खुश रहने दो, वो हमें नहीं भूलेगी। मम्मी को बस वहम है। उसने मुस्कुराकर वाणी पर भरोसा जताते कहा तो सब हंस पड़े। उसी रात उसकी टिकट थी। बस से वो मुंबई जा रही थी। सुभाष जी उसे बस स्टॉप तक छोड़ने आए थे। सबने उसे मुस्कुराकर अलविदा कहा। वो चेहरे को दुपट्टे से ढककर रात 10 बजे तक हॉस्टल पहुंच गई थी। जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसकी रूममेट अभी तक नहीं आई थी। उसे सोचकर हल्की टेंशन होने लगी कि उसकी रूममेट कैसी निकलेगी।
उसने गहरी सांस ली और कमरे को अपनी मर्जी से सजा संवारने लगी। उसकी रूममेट करीब 12 बजे पहुंची। आज पहली बार हॉस्टल ज्वाइन करने वाली लड़कियों को लेट आने की छूट थी, लेकिन गेट से अंदर आते ही एक मोटी सी वार्डन आंटी ने साफ कह दिया था, कल से 7 बजे के बाद 1 मिनट भी देर हुई तो बाहर ही रात गुजारनी पड़ेगी, दरवाजा नहीं खुलेगा। वाणी का पहला दिन था। वो डर गई थी। वो अभी सो ही रही थी कि किसी ने उसे हिलाकर उठाया। हेलो, मैं कविता हूँ, तुम कौन? रूममेट ने सुबह का इंतजार करना ठीक नहीं समझा और रात में ही उठाकर अपना परिचय दिया। वाणी ने आंखें मलते हुए मासूमियत से कहा, मैं वाणी हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हूँ। ये सुनकर कविता हंस पड़ी। अरे यहाँ जो भी लड़कियां आई हैं सब पढ़ने ही आई हैं। क्या अजीब बात कह दी तूने, ताली मारो। कविता हंस हंसकर लोटपोट हो गई। वाणी मुंह फुलाकर उसे देखने लगी। चलो मोहतरमा, तुम्हारी जान छोड़ दी, अब सो जाओ। कविता मुस्कुराकर बोली और लेट गई। वाणी को भी नींद बहुत आ रही थी। वो तुरंत सो गई। कविता भी सो गई। कमरे में चांदनी के अलावा दोनों के खर्राटों की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे दोनों खर्राटे लेने में आपस में मुकाबला कर रही हों। सुबह होते ही नए दिन की शुरुआत हुई। वाणी और कविता कैंपस पहुंची, जहां कविता ने अपनी दोस्तों से वाणी का परिचय करवाया। धीरे धीरे वाणी की दोस्ती कविता के अलावा मधु और रेखा से हो गई। चारों का एक ग्रुप बन गया। तीनों लड़कियां बहुत अमीर घरानों से थीं। उनके कपड़े से लेकर हर चीज ब्रांडेड थी। अचानक वाणी को हीनता महसूस होने लगी। वो अपने जूतों से लेकर बाकी चीजें छुपाने की कोशिश करने लगी। न्यू एंट्री वालों में हर कोई ऐसा लग रहा था मानो फैशन शो में आया हो। वो हैरानी से सबको देखती और मुंह फुलाए चलती रही। सोचने लगी, क्या हो जाता अगर मैं भी अमीर होती। फिर खुद को समझाया और क्लास की तरफ बढ़ गई। चारों की क्लासें अलग थीं। छुट्टी के वक्त एक दूसरे का इंतजार करती, धीरे धीरे मिलती और फिर रेखा की गाड़ी में घूमते हुए हॉस्टल आ जाती, जबकि रेखा और मधु तो अपने अपने घर चली जाती थीं। कविता के माँ बाप बाहर रहते थे, इसीलिए वो हॉस्टल में रहने को मजबूर थी। रेखा और मधु के घर पास ही थे। यूनिवर्सिटी आए वाणी को 1 महीना हो गया था। उसे सिर्फ दीदी से ही फोन पर थोड़ी बहुत बात होती थी। उसे घर वालों की याद बहुत आती थी, लेकिन छुट्टियां सेमेस्टर खत्म होने के बाद ही मिलती। वाणी उदास हो जाती थी। तब तीनों ने प्लान बनाया। हॉस्टल की वार्डन से छुपकर वाणी को बाहर ले गए। कविता ने उसे जबरदस्ती खिड़की से निकाला और दोनों गली में कूद पड़ी। पागल हो गई हो कविता, ये क्या कर रही हो? चलो वापस चलते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वाणी की बात पूरी हुई ही थी कि मधु और रेखा भी आ गई। क्या हुआ हमारी हसीना को? रेखा ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि पतली गली में गाड़ी खड़ी करके वो दौड़ती हुई आई थी। कविता बोली, उदास है आज, इसे बाहर की सैर कराते हैं। वाणी वापस हॉस्टल लौटने ही वाली थी कि तीनों ने उसे गोदी में उठाकर पकड़ लिया। रेखा ने उसका मुंह दबा दिया। मधु बोली, अब ये हमारी कैदी है। वाणी गुस्से में बोली, मैं तुम तीनों से बात नहीं करूंगी। मधु हंसकर बोली, मत करना, लेकिन याद रखना उन नजारों में खोकर तू हमें भूल जाएगी। और सचमुच वही हुआ। वाणी शहर में इतनी खुश हुई कि हॉस्टल का नाम भी भूल गई। जब वो वापस लौटी तो बहुत खुश थी। उसकी खुशी देखकर तीनों भी खुश हो गईं। धीरे धीरे वो मासूम वाणी तीनों की जान से प्यारी बन गई। फिर परीक्षा शुरू हुई। वाणी और उसकी दोस्तें पढ़ाई में व्यस्त हो गईं। घर से फोन आता तो वाणी कह देती, पढ़ाई कर रही हूँ, जबकि सच ये था कि उसे अब ये नई जिंदगी इतनी भाने लगी थी कि पुरानी जिंदगी को वो भूलने लगी थी। एग्जाम खत्म होते ही दोस्तों का घूमना फिरना फिर बढ़ गया। वाणी, जो घर में रहने वाली लड़की थी, अब आजादी को घूमने फिरने में समझने लगी थी। एग्जाम्स के बाद मधु और रेखा अपने घर जा रही थी। इस बीच रेखा ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, अभी टाइम है, फिर मैं खुद छोड़ दूंगी। उसके बहुत जोर देने पर तीनों उसके घर चली गईं। वाणी ने इतना बड़ा बंगला देखा तो दंग रह गई। वो हैरानी से चीजें देखती पीछे पीछे चल रही थी। वाणी, जल्दी आओ, मधु ने आवाज दी। वाणी ने अपने चेहरे के हाव भाव बदले और अंदर चली गई। लिविंग रूम में बैठते ही स्नैक्स और चाय की ट्रॉली आ गई। कविता ने वाणी के ना उठने पर खुद उसके लिए चाय और खाने की चीजें निकाल दी।
वाणी सोच रही थी कि वो क्या बताए कि उसे इस तरह चाय बनाना आता ही नहीं। वो तीनों आपस में बातें कर रही थीं और वाणी गर्दन घुमाकर हर चीज देख रही थी कि अचानक मेन डोर खुला और 2 लोग अंदर आए। ईशान, मैं कह रही हूं ना, व्हाइट कलर सबसे अच्छा रहेगा सगाई के लिए। लड़के के पीछे आती लड़की बोली। अरे, तुम सब भी यहाँ हो? लड़की ने चारों को देखकर कहा। ईशान ने नजर उठाकर देखा। तीनों ने हेलो बोला। लड़की ने जिज्ञासा से पूछा, ये नई लड़की कौन है? क्योंकि वो पहले 2 से मिल चुकी थी, लेकिन तीसरी यानी वाणी को पहली बार देख रही थी। ये नई दोस्त है वाणी। रेखा ने उसका परिचय करवाया, लेकिन ईशान की उस पर ठहरी नजरें उसे बेचैन कर गईं। वो अपनी मंगेतर के बुलाने पर चला गया तो रेखा ने बताया कि इन दोनों की सगाई होने वाली है। कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे। जाते जाते भी ईशान ने वाणी को मुस्कुराकर देखा था। उसने इग्नोर कर दिया। शायद बड़े लोग ऐसे ही करते हैं। वो सीधा बस स्टॉप से घर आ गई। घर आकर पता चला कि दीदी की शादी की तैयारियां चल रही हैं। पापा परेशान थे कि शादी के पैसे कहाँ से आएंगे। सारे पैसे तो वाणी के एडमिशन में लग गए थे। वो खुद भी परेशान हुई, लेकिन फिर अचानक जाने कहाँ से पैसों का इंतजाम हो गया और 5 महीने बाद शादी तय हो गई। छुट्टियां खत्म होने पर वाणी वापस जा रही थी। पापा उसे बस अड्डे तक छोड़ने आए। मुंबई में बस से उतरते ही उसका पैर मुड़ गया और वो दर्द से फुटपाथ पर बैठ गई। तभी एक लड़का हड़बड़ाकर उसके पास आया और बोला, मुझे छुपा लो, मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं। वो हट्टा कट्टा लड़का उस नाजुक सी लड़की के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वाणी ने देखा कि कुछ आदमी सच में भागते हुए इधर उधर देख रहे हैं। उसने कहा, यहाँ लेट जाओ, मैं अपनी शॉल तुम पर डाल देती हूँ। उसने उसे फुटपाथ पर लिटाया और सिर से पैर तक शॉल उड़ा दी। फिर ऊंची आवाज में बोलने लगी, हाय मेरा पति। नहीं नहीं, मेरी सहेली का पति गुजर गया। उसके मातमी शब्द सुनकर शॉल के अंदर लेटे लड़के का मुंह हैरत से खुल गया और फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। राह चलते लोग अफसोस से उसे देख रहे थे। कुछ ने उसके सिर पर हाथ रखकर धीरज बंधाया। इतने में वे 6 आदमी वहां पहुंच गए और पूछने लगे, तुमने यहाँ किसी लड़के को भागते देखा? तो वो जोर जोर से रोने लगी, मैं तो दुख में डूबी हूँ, मुझे क्या दिखेगा? हाय मेरा पति। नहीं, मेरे पति के जैसा नहीं, मेरी सहेली का पति। वो रोते रोते शब्द ढूंढ रही थी कि आखिर उसे क्या कहकर बुलाए। उन आदमियों ने कहा, लगता है लड़की सदमे में है, इसे खुद नहीं पता किसका पति है। उनमें से एक को तरस आया और बोला, चलो आगे चलो, और सब वहां से चले गए। वाणी ने तब जाकर उस लड़के को हिलाया। उठो, उसने कहा, तुम समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कौन हूँ? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आंसू पोंछती वाणी ने पूछा, कौन हो तुम? तो वो खड़ा हो गया और बोला, जल्दी ही हमारी अगली मुलाकात होगी, तब तसल्ली से बताऊंगा। उसने मुस्कुराकर कहा और चला गया। वाणी मन ही मन सोचने लगी, ये तो पूछा ही नहीं कि अगली मुलाकात क्यों? क्या दोबारा इसे गुंडों से बचाना है? वो लड़खड़ाती हुई चली और रेखा को कॉल की। वो उसे लेने आ गई। सफर आसान से मुश्किल हो गया क्योंकि रेखा के साथ ईशान भी था। वो खींच गई। मुंबई आए उसे 2 महीने बीत गए थे कि घर से फोन आया, दीदी की शादी रविवार को है, वक्त पर आ जाना। वो चौंक गई, इतनी जल्दी शादी? लेकिन शादी तो हो ही रही थी। शुक्रवार शाम यूनिवर्सिटी से निकलकर वो घर के लिए रवाना हुई। रविवार को उसका ऑफ था, फिर बाद में लौट सकती थी। घर पहुंची तो पता चला कि दीदी के ससुर का आखिरी वक्त है और इसीलिए शादी सादगी से की जा रही है। वो तैयार हो गई। वहां सिर्फ ताऊ का परिवार और दीदी के ससुराल वाले ही थे। बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया गया। श्रेया का अंदाज हमेशा की तरह अलग था। वाणी यूनिवर्सिटी में देख चुकी थी कि उसका एक बॉयफ्रेंड था। ताऊ तो पापा को बहुत धर्म उपदेश देते थे, 3 बेटियां हैं, संभल कर चलना। लेकिन उनकी बेटी क्या क्या कर रही थी, ये सब वाणी ने बताना ठीक नहीं समझा। शादी रविवार को हो गई हो। वाणी बहुत प्यारी लग रही थी। गौरी ने तो शर्माने के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। वाणी उसे जीजा जी के नाम से छेड़ रही थी। अगले दिन को जब वो वापस लौटी तो काफी खुश थी। रास्ते में उसे अनजान नंबर से कॉल आई। कैसी हो वाणी? उसे लगा कि ये आवाज कहीं सुनी है। उसने झट से पूछा, कौन?
तो जवाब आया, मुझे पता था आप नहीं पहचानेगी। मैं ईशान, रेखा का भाई, आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। सीधी बात सुनकर बाणी को गुस्सा आ गया। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती, उसने साफ लहजे में कहकर कॉल काट दी। पीछे खड़ी रेखा जोर से हंस पड़ी। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारे टाइप की नहीं है, मेरी दोस्त से दूर रहो। अपनी बहन की ये बात ईशान को चुनौती लग गई। उसने ठान लिया कि बाणी से मोहब्बत का इजहार करवा कर रहेगा, लेकिन कई दिन कॉल करने के बाद उसे समझ आया कि बाणी इस तरह की लड़की नहीं है, तो उसके अंदर गुस्सा भड़क उठा। उसकी खुद की सगाई हाल ही में हुई थी, लेकिन अपनी आदत से वो बाज कहाँ आने वाला था। यूनिवर्सिटी आकर वो बाणी से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उन तीनों सहेलियों की दबी दबी हंसी ने ईशान के अंदर आग लगा दी। उन्होंने तय किया कि ईशान का जिक्र करके बाणी का मूड खराब नहीं करेंगे। ईशान गुस्से में बड़बड़ाया, मैं इस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, समझती क्या है खुद को। एक दिन जब उसे बाणी की फीस भरने आए उसके पापा नजर आए, वो वहीं जा पहुंचा। बाणी बात करके जाने ही वाली थी कि वो अचानक सामने आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। तभी उसके पापा उसे किसी लड़के के साथ देखकर ठिठक गए। ईशान ने जानबूझकर अपना रुख उनकी ओर रखा ताकि बाणी ना देख पाए। वो बोली, मेरे रास्ते से हटो, और जाने लगी। तभी ईशान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई लव यू बाणी, आई रियली लव यू। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ने भी ठहर कर ये दृश्य देखा और उसके पापा के होंठ कांप उठे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशान मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। वाणी परेशान खड़ी की खड़ी ही रह गई। सुभाष जी अपने फैसले से पलट गए। उन्हें अपनी बेटी पर बड़ा भरोसा था कि वो उनका नाम कभी झुकने नहीं देगी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि वो बेवजह बाड़ी के सामने अजीब अजीब बातें करने लगे। एक रात वो अचानक हॉस्टल पहुंच गए। उस वक्त बाणी के दूसरे सेमेस्टर की तैयारी चल रही थी। उन्होंने आते ही कहा, अपना सामान बांध लो, हमें जाना है। बाणी तो हैरान रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। जैसे तैसे वो घर आ गई। घर आते ही बात सामने रख दी गई, नायरा के साथ बाणी की भी शादी कर देंगे, कोई ठीक ठाक रिश्ता देख लो। ये सुनकर सरिता जी एकदम चौंक गईं। वो समझ गईं कि कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से सुभाष जी इतना जल्दी कर रहे हैं, लेकिन वो बताने से बच रहे थे। जब ये बात बाणी तक पहुंची तो वो अंदर तक हिल गई। उसने माँ से पूछा भी कि आखिर ये अचानक शादी क्यों। तभी नायरा ने उसके कंधे पकड़कर पूछा, क्या सच में तुम किसी लड़के से मिल रही थी? बाड़ी तमतमाई, भगवान का नाम लो नायरा, मैं वहां पढ़ने गई थी, इश्क करने नहीं। बाणी को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो गया। फिर वही हुआ जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसी दिन जब ईशान की शादी थी, उसी दिन उसका भी ब्याह कर दिया गया। बाणी को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। वो बहुत सुंदर लग रही थी। नायरा ने उसके माथे को खूबसूरत लाल रंग के भारी भरकम दुपट्टे से ढक दिया। पंडित जी आए और सब रस्में हुई। सुभाष जी की हालत ऐसी थी जैसे उनकी जान अटकी हुई हो। बस डर यही था कि कहीं बाणी मना ना कर दे, लेकिन बाणी चुप रही। उसे समझ आ गया था कि ईशान की चाल काम कर गई है। किस्मत ने बहुत बुरा धोखा दिया था उसे। उसने ना तो दूल्हे का नाम जाना और ना ही चेहरा देखा। विदाई के वक्त उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं टपका। सब हैरान थे कि छोटी बेटी की इतनी जल्दी शादी क्यों कर दी, लेकिन लड़के की माँ ने कह दिया, हमें जल्दी थी। विदाई होकर जब वाणी अपने नए घर पहुंची तो उसने देखा भी नहीं कि कहाँ आई है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा लाश बन गई है। उसे कमरे के बीचों बीच सजा दिया गया। इधर लोग हंस रहे थे, गा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, लेकिन वाणी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बैठे आधा घंटा हुआ था कि दरवाजा खुला और उसका पति कमरे में आया। वो उसके सामने आकर बैठ गया और बिना कुछ कहे घूंघट हटा दिया। वाणी का सजा धजा चेहरा सामने था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहली ही नजर में समझ गया था कि तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। कहा था ना जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, लेकिन ऐसे अपनी सुहाग रात पर मिलोगी ये नहीं सोचा था। वाणी झटके से ऊपर देखने लगी। तुम? वो वही था जो बस स्टॉप पर मिला था। उसने हैरानी से पूछा, क्या तुमने शादी के बाद मुझे देखा नहीं? वाणी ने गुस्से से कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानती
और मेरे पास मत आना, गैंगस्टर कहीं के। उस दिन मुझे उल्लू बना रहे थे। उसे अचानक याद आया और वो बेड पर खड़ी हो गई। शौर्य गहरी सांस लेकर उसे देखने लगा। अब किसने कह दिया कि मैं गैंगस्टर हूँ? बाड़ी ने तमतमाकर कहा। ओहो, पुलिस थाने के बाहर तुम्हारी तस्वीर देखी थी जिस दिन हॉस्टल से घर आ रही थी। अगर पता होता कि तुमसे मेरी शादी हो रही है तो मैं मना कर देती। वो गुस्से में बोल रही थी और शौर्य ने उसे बैठाने की कोशिश की। वो बोला, अच्छा तो तुमने मेरी तस्वीर देख ली? बाड़ी चिल्लाई। छोड़ो मुझे, मनहूस गैंगस्टर। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन अचानक लड़खड़ा गई और सीधे शौर्य के ऊपर आ गिरी। शौर्य ने उसे बाहों में थाम लिया और नजदीक से देखने लगा। उसने उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, ये लाल होंठ। बाड़ी ने जोर से धक्का दिया। वो पीछे हुआ तो बाड़ी बेड के दूसरी तरफ जा बैठी। बाड़ी गुस्से से बोली, आगे से मेरे होठों की तरफ देखा तो? शौर्य बेशर्मी से बोला, तो फिर क्या देखूं? ये सुनकर बाड़ी ने गुस्से में बेड पर रखी चीजें उठाकर फेंकनी शुरू कर दी। शौर्य ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, अपनी हद में रहो बाड़ी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन ये भी मत भूलो कि उस लड़के ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की थी। ये सुनकर बाणी बेड पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी पढ़ाई बर्बाद कर दी उस नीच कमबख्त ने। उसकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। शौर्य ने सिर पकड़ लिया। मन में तो आया कह दे तुम बहुत बुरा रोती हो, लेकिन बोला नहीं। उसने बस इतना कहा, प्लीज रोना बंद करो। बाणी रोते रोते चिल्लाई, उसने मेरे साथ बुरा किया और तुमने भी धोखा दिया। मेरी शादी एक गैंगस्टर से कर दी। पापा, आपने ये क्या कर दिया? वो जोर जोर से रो रही थी। शौर्य ने मन ही मन सोचा, इसका दिमाग ही ढीला है, लेकिन बोला कुछ नहीं। तभी उसके नाक से पानी बहने लगा। शौर्य ने अपनी बाजू से साफ कर दिया। वो खुद हैरान रह गया। वाणी रोते रोते बोली, तुम तो गैंगस्टर हो, एक नाक के बुलबुले से डर गए। ये सुनकर शौर्य तो जैसे बेहोश ही होने वाला था, लेकिन तुरंत याद आया कि वो एक खतरनाक और मशहूर गैंगस्टर है। वो कैसे इस लड़की से हार सकता है? उसने नरमी से कहा, वाणी, चाहे हालात कैसे भी हो, मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। उसने उसे कंधे से लगाने की कोशिश की। वाणी झटक कर बोली, दूर रहो, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। शौर्य के होठों पर हल्की मुस्कान आई। छोटी हो, लेकिन सब समझती हो। इधर आओ, उसने मुस्कुराकर पुकारा। वाणी ने ना में सिर हिलाया। शौर्य ने अंग्रेजी में कहा, आई सेड कम हियर माई गर्ल। वाणी चिल्लाई, नहीं, तुम गैंगस्टर हो। मैं किसी को बता भी नहीं सकती। सब मेरी हंसी उड़ाएंगे कि देखो, वाणी की शादी एक गैंगस्टर से हुई है। उसने जो रोना धोना डाला हुआ था वो शौर्य के लिए बहुत मुश्किल टास्क था। उसे कोई भी काम पूरा करने के लिए प्लान बनाने में 10 मिनट लगते थे, और वो लड़की जिसे वो मासूम समझता था, उसने पूरे 2 घंटे से रोना डाला हुआ था। यार, कपड़े तो बदल लो, उसने जजमेंटल होते हुए कहा। उसे कितना झटका लगा था शौर्य को देखकर। वो उदास हुई। तुम्हें इससे क्या? कितने लोगों को मार चुके हो? मेरा कौन सा नंबर है? उसकी बात सुनकर शौर्य का दिमाग घूम गया। 400 को खत्म कर चुका हूँ, तुम्हारा नंबर 401 है। उसकी बात सुनकर वाणी रोना भूल गई। कपड़े बदल रही हो या मैं खुद कर दूं ये काम? उसे पता था वाणी अब ज्यादा देर उसके सामने नहीं टिकेगी। वो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। शौर्य उसके जाने पर हंस गया। क्या चीज है ये? सही जगह दिल लगाया है भाई। वो सर पर हाथ फेरकर शीशे में खुद को देखने लगा। उसका सख्त दिल वाला इंसान न जाने आज कहाँ था। वो खुद भी उसे ढूंढ रहा था, जो बाणी के रहते डर कर कहीं और चला गया था। बाणी बाहर आई, बिना मेकअप का चेहरा, रोने से सूजी आंखें। मुझे आपसे कुछ कहना था। वो तुमसे आप बन गया था। शौर्य ने भौहें उठाई। मुझे ऐसे नहीं जाना है, मेरे सेमेस्टर्स हैं। उसने अपनी बात कही तो नजरें झुकी हुई थी। चली जाना, मैं क्यों रोकूंगा तुम्हें? उसके इतनी जल्दी मान जाने पर वाणी ने हैरत से उसे देखा। क्या तुम मुझे जाने दोगे? उसने आप से तुम का सफर बड़ी तेजी से कर लिया था। शौर्य उसके बदलते लहजे को मुस्कुराकर समझने लगा। उसने सिर हिलाया और बोला, हाँ, ईशान को दूर रखना, वरना तुम पैर तोड़ दोगे ना। तुम गैंगस्टर से और उम्मीद भी क्या रखूं? वो उसकी लाइन पूरी करके बेड पर लेट गई। शौर्य उस मासूम आफत को देखने लगा। तुम अब मुझे यही ताना मारती रहोगी? उसने नाराजगी से पूछा।
एक रात में वो काफी बातें कर चुके थे। नहीं, ताना तो नहीं है, ये तो तुम्हारी जॉब की रैंक है, उसने गंभीरता से कहा तो शौर्य ने सिर हिलाया और वॉशरूम चला गया। वापस आया तो मैडम तो गहरी नींद में थी, हाथों में चूड़ियां पहनी हुई थी। शौर्य पास आया, उसके हाथ में थैली पहनाई ताकि चूड़ी आसानी से उतर जाए। फिर चूड़ियां उतारकर मेज पर रख दी और उसके ऊपर कंबल ठीक किया। उसके बराबर में सोने के लिए लेट गया, लेकिन उस आफत की पुड़िया को देख लेने के बाद वो कैसे सो सकता था। आज वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। शौर्य उस दिन के बाद से आज पहली बार हंसा था। वो लड़की 2 बार मिलकर ही उसे जिंदगी जीने का मतलब सिखा रही थी। उसने कॉलेज जाने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन दिल में डर भी बैठ गया था। वो जिस फील्ड से था उसमें किसी भी वक्त नुकसान हो सकता था। उसका नुकसान शौर्य को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। उसने बाणी का सर अपने बाजू पर रखा और उसे अपनी आंखों से देखने लगा। वो कितने फक्र से कह रही थी कि वो अभी छोटी है। शौर्य उसकी बातें सोच सोचकर मुस्कुरा रहा था। उसने होंठ उसके गाल पर रखे और आंखें बंद कर लीं। आज से पहले शौर्य को ये सुकून कभी महसूस ही नहीं हुआ था। अगले ही दिन शौर्य की मां ने रिसेप्शन रख दिया। बाणी ने ड्रेस लेने जाने से इनकार कर दिया। शौर्य ने जोर नहीं दिया और कहा, जो लाऊंगा वही पहनना पड़ेगा। उसने कहा, बस अपने जैसा बेशरम ड्रेस मत लाना। पहले वो हैरान हुआ, फिर याद आया सुबह उसने माथे पर अपनी छाप छोड़ी थी और जिसकी वजह से वो अब बेशरम हो गया था। ये भी अच्छा था, बीवी के साथ ऐसे करने पर वो बेशरम बन चुका था। वो अर्जेंटली एक बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस उसके लिए ले आया। उनका रिसेप्शन बहुत शानदार हुआ था। सब लोग हैरान थे क्योंकि वाणी भी मुस्कुरा रही थी। उसके पापा संतुष्ट थे कि उनकी बेटी मुंह फुलाकर बैठी नहीं थी। वो दोनों घर आ गए। शौर्य के आने से पहले वो चेंज करके लेट गई। बैठे बैठे कमर अकड़ गई थी। तुमने ड्रेस चेंज कर लिया? शौर्य का बस नहीं चल रहा था कि क्या कर डाले। उसे सोते से उठाकर पूछा। हाँ, तो तुम्हें मुजरा करके दिखाती। उसके पास न जाने ऐसी बातें कहाँ से आती थीं। जो भी दिखाओगी अपने पति को दिखाओगी। चलो अब अच्छा सा डांस करके दिखाओ। वो उसे उसी की बात में फंसाने लगा। क्या कपल डांस करें? अचानक बाणी उठ बैठी। आ जाओ, लेकिन मुझे तो हथियार इस्तेमाल करने के अलावा कुछ भी नहीं आता। सिखाना पड़ेगा। शौर्य की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सो जाएं, मैं भूल गई थी। तुम तो हाँ भाई हाँ, गैंगस्टर हूँ। वो 2 दिन में सैकड़ों बार उसे एहसास दिला चुकी थी कि वो क्या है। हाँ, फिर मुजरे भी देखे होंगे, लड़कियां भी पटाई होंगी। उसकी बात सुनकर शौर्य का सर घूमने लगा। उसने सर पकड़कर वाणी को लिटाकर अपनी बाहों में भर लिया। तुम बोलती बहुत हो, लेकिन अब तुम अपने हॉस्टल चली जाओगी। वो यही सोच सोचकर परेशान था। और एक वाणी थी जिसे सिर्फ उसके गैंगस्टर होने की ही पड़ी थी। वाणी ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ तो? वो बोला, मुझे भी कल से काम। वो अभी बोलता कि वाणी बोल पड़ी, किसी को खत्म करने जाना होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रही, पापा ने तुमसे शादी क्यों कर दी मेरी? तुम गैंगस्टर हो यार, मैं एक मासूम सी लड़की। वो गुस्से से बोली तो शौर्य हंस पड़ा। मासूम सी लड़की? मैंने निगाह रखी हुई थी। मालूम हुआ तुम्हारा रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो पहुंच गया और बताया कि मैं बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारा हाथ मांगा तो मिल गया। तुम्हारी बहन के ससुराल वालों की सपोर्ट भी ले ली थी। माँ ने आसानी से रिश्ता कर लिया क्योंकि लड़की मैंने पसंद की थी। वो मुस्कुराकर बोला। बिजनेस की टोपी पहना दी पापा को? वह हैरान होकर बोली, टोपी नहीं थी, सच में करता हूँ। कल से दूसरे शहर जाना है तो मैं हॉस्टल छोड़ दूंगा। एक बात का दुख रहेगा, उसने उदासी से कहा। किस बात का? वाणी ने आंखें छोटी करके पूछा। 2 रात सिर्फ तुम्हें देखकर गुजारी क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तुम छोटी हो। उसकी बात समझ में आई तो उसने शौर्य को धकेल कर दूर किया और करवट लेकर चेहरा कंबल में छुपा लिया। वो गहरी सांस लेकर सोचने लगा, उसे ये कहने की जरूरत क्या थी। सुबह होते ही दोनों अपनी अपनी तैयारियों में लग गए। शौर्य की माँ उदास थी। दोनों एक साथ घर खाली करके जा रहे थे। शौर्य का घर बहुत बड़ा था। वाणी हैरान थी कि रेखा का घर देखकर जहां उसे खुशी हुई थी, वहीं ये घर देखकर पूरी तरह दंग रह गई। वो रेखा के घर से काफी बड़ा था। बाहर बगीचा भी था, लेकिन अभी उसके पास देखने का वक्त नहीं था।
वो दोनों मिलकर गाड़ी में सामान रखकर बैठ गए। मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, शौर्य ने कहा तो वाणी उसकी तरफ पलटी। तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? मैं अपने दोस्तों को क्या कहूंगी? मेरा पति गैंगस्टर है। वो कब से सोच सोच कर परेशान हो रही थी। शौर्य उसकी हालत समझ सकता था। तुम भूल रही हो, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा तो वाणी ने गुस्से में पैर पटका। इससे बात करना ही बेकार था। लंबी ड्राइव के बाद हॉस्टल आया तो वो उसे अंदर कमरे तक छोड़ने आया। वाणी ने चैन की सांस ली। कविता वहां नहीं थी। अपना ख्याल रखना, मेरी कॉल्स उठाना, ड्रामा करोगी तो खुद यहाँ आ जाऊंगा, उसने गले से लगाकर कहा और बाहर निकल गया। क्या किसी मिशन पर हो? उसने डरते हुए पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया और पलटकर चला गया। वाणी परेशान हो गई कि वो उसे कैसे सीधी राह पर लाए। अब वो उसका पति था। उसने 200 के करीब गालियां ईशान को भी दी थीं, जिसकी वजह से ये शादी उसको करनी पड़ी थी। वाणी ने बैग टटोला तो देखा उसका मोबाइल घर पर ही रह गया था। उसने बेड पर सिर पटका। कितनी बेपरवाह थी वो। पहले तो सामान नायरा और गौरी ही रखती थी, इस बार उसने खुद पैकिंग की थी। हालांकि शौर्य ने कहा था कि वो मदद कर देगा, पर औरतों की तो हजारों ऐसी वैसी चीजें होती हैं, वो कैसे उसे दिखा सकती थी। उसने साफ मना कर दिया था तो वो उसके सूटकेस के पास भी नहीं आया। वाणी ने गुस्से में सामान सेट किया। अगले दिन कविता आ गई थी। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है। वो खामोश ही रही। उसे रेखा से पता चला कि ईशान अमेरिका चला गया है। वो उसकी जिंदगी को नरक बनाकर भाग गया था। वाणी ने ईशान की हरकत किसी को नहीं बताई। उसका पति जानता था, बस वही काफी था। कॉलेज शुरू हो गया। सब पढ़ाई में लगे थे। तीसरा दूसरा सेमेस्टर शुरू होने वाला था। अभी भी 2 सेमेस्टर बाकी थे। वाणी का पूरा ध्यान पढ़ाई पर था। 1 महीना बीत गया। उसकी शौर्य से बात नहीं हुई थी। फोन भी पास नहीं था कि जिससे बात कर पाती। उसका आखिरी पेपर था। वो दोनों हॉस्टल आकर सो गईं। तभी एक लड़की भागती हुई उनके कमरे में आई। अरे वाणी, तुमसे कोई मिलने आया है, उसने शर्मा कर कहा तो कविता और वाणी ने गुस्से से देखा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी, ऊपर से ये नखरे। कौन आया है? कविता ने खींचकर पूछा। बहुत ही हैंडसम है। ये सुनते ही वाणी झटके से उठी। उफ, शौर्य यहाँ आ गया था। वो दुपट्टा भी ठीक से ओढ़ नहीं पाई और सीढ़ियां कूदती भागती नीचे की तरफ भागी थी। तभी कविता ने तुरंत रेखा और मधु को कॉल की और बोली, तुम दोनों जल्दी से आ जाओ। तुम्हें पता है कितना हैंडसम और डैशिंग लड़का अपनी वाणी से मिलने आया है। कविता की बात सुनकर वो दोनों बोली, अरे हम लोग तो बस कॉलेज के अंदर आ ही चुके हैं। ठीक है, हम भी आ रहे हैं। वो दोनों भी भागती हुई हॉस्टल एरिया की तरफ आईं। शौर्य और वाणी दोनों सीढ़ियों के आखिरी पर खड़े थे। तुम यहाँ? वाणी हैरान होकर पूछ रही थी। वो अंकल ने मैसेज किया था, तुम्हारी फीस का वाउचर है, मैंने फीस भर दी है। और हाँ, ये लो मोबाइल, तुम घर पर ही छोड़ आई थी। उसने दोनों चीजें वाणी को थमाई। पापा ने खुद फीस नहीं भरी? उसकी बात सुनकर शौर्य ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रहा हो, कभी अकल की बात भी कर लिया करो। वाणी, वो क्यों भरेंगे? तुम मेरी जिम्मेदारी हो, उसने थोड़े रौब से कहा। ये लो पैसे। उसने काफी सारे नोट उसकी तरफ बढ़ाए तो वो मुंह खोले उसे देखती रह गई। खर्चों के लिए हैं, छोटी छोटी जरूरतों के लिए अंकल को फोन करोगी तो सोचेंगे उनका दामाद निकम्मा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। वाणी हैरान रह गई। ये तुम्हें चोट कहाँ से लगी? उसके माथे और हाथ पर चोट के निशान थे। ओ हाँ, तुम तो गुंडे हो, उसने धीरे से गुंडा कहा तो शौर्य हंस पड़ा। तुम्हें फोन कर करके पागल हो रहा था। माँ ने उठाया और बताया कि तुम फोन घर पर भूल गई हो। उसने बात बदल दी। अच्छा, चलता हूँ, जब घर आना हो एक कॉल कर देना, और हाँ, मेरी कॉल्स उठा लिया करना। उसने करीब आकर उसे गले से लगाया, माथे पर किस किया और मुस्कुराकर देखकर चला गया। कितनी देर तक वो वहीं खड़ी रह गई, लेकिन फिर वो तीनों उसके सामने आ गईं। ये क्या था वाणी? ये कौन थे मिस्टर हैंडसम? वो तीनों तो हैरानी से मरने वाली थीं। पति है मेरा, उसने मुंह बनाकर कहा। पति? व्हाट? तीनों चीख पड़ी। इतना हैंडसम पति कहाँ मिलता है, वो भी इतना स्टाइलिश? सबकी निगाहें शौर्य पर टिक गई थीं। बड़ी दीदी की शादी करवाने गई थी या अपनी ही कर ली? रेखा ने चुटकी ली। पापा ने कहा था इस लड़के से शादी कर लो, अच्छा है, खुश रखेगा।
उसने पापा के वो लफ्ज याद किए जो शादी से पहले बोले थे, अंकल से कहना मेरे लिए भी कोई ढूंढ दे। रेखा ने हंसते हुए कहा। वाणी ने गुस्से से उन तीनों को देखा। फिर तीनों ने शौर्य का नाम लेकर उसे बार बार छेड़ा। हालांकि उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वो तीनों कहने लगी, लेकिन वाणी, तुमने ना तो गले में मंगलसूत्र पहना है और ना ही माथे पर सिंदूर, ऐसा क्यों? ये सुनते ही वाणी थोड़ा सा झेप गई और बोली, वो दरअसल मैं इस शादी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए हॉस्टल आते ही मैंने दोनों चीजें हटा दी। ये सुनते ही वो तीनों चिल्लाईं, पागल हो गई हो तुम? भला इसमें भी ऐसी क्या छुपाने वाली बात है? तुम्हारा पति तो कितना हैंडसम है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए और अपनी सुहाग की चीजों का सम्मान करो, समझी? ये सुनते ही वाणी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत ही फ्रेश होने के बाद अपनी मांग भी भरी और बैग से निकालकर एक छोटा सा स्टाइलिश मंगलसूत्र भी पहन लिया जो बहुत खूबसूरत लगता था। अगले 4 दिन उसे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा। फिर 10 दिन की छुट्टियां मिल गईं। शौर्य को उसने मैसेज कर दिया था। फोन कॉल वो ना करती थी और ना ही उठाती थी। जब वो लेने आया तो हॉस्टल की लड़कियां खिड़कियों से झांकने लगीं। वाणी ने सिर हिलाकर नकार दिया, ये सब लड़कियां तुम्हारी दीवानी हैं? उसने गर्दन बाहर निकालकर उन्हें देखकर कहा, लेकिन मैं जिसको चाहता हूँ वो मुझे घास नहीं डालती। शौर्य का अफसोस वही था। वाणी ने कुछ जवाब नहीं दिया और सफर खामोशी में कट गया। लेकिन शौर्य ने म्यूजिक चला दिया। वो देख रहा था जितना वो वाणी को मनाने की कोशिश करता वो उतनी ही दूर भागती। घर पहुंची वाणी अपनी सास से मिली तो उन्होंने उसे खूब प्यार दिया और वो कमरे में चली गई। शौर्य पांव फैलाकर लेटा था। वाणी को हैरत हुई। वो तो उसके आगे पीछे घूमता और बात करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसके आते ही मुंह फुला लिया था। खाना खा लिया? उसने पूछा तो शौर्य ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम मेरे दुपट्टे पर बैठे हो। उसने दुपट्टा मांगा तो उसने बिना नजर उठाए दे दिया। वाणी को गुस्सा आ गया कि वो बात क्यों नहीं कर रहा था। वो छेड़ भी नहीं रहा था। गुस्से में उसने जोर से दरवाजा बंद किया और कमरे से चली गई तो शौर्य हंस पड़ा। पागल लड़की। वो जानता था वाणी ज्यादा देर उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, जिस तरह वो वाणी की करता था। खाना खाने के बाद उसकी सास सो गई, जबकि शौर्य दूसरे कमरे में था। उसके बेड पर लेटते ही वाणी को उसकी कमी महसूस हुई। वो करवटें बदलती रही कि अचानक दरवाजा खुला और थका हारा सा शौर्य आकर लेट गया। वाणी की कांपती पलकों को देखकर वो मुस्कुराने लगा। मतलब वो सोई नहीं थी, उसी का इंतजार कर रही थी। शौर्य ने लाइट बंद की और खींचकर वाणी का नाजुक वजूद अपने घेरे में भर लिया। कितने दिन से ये खूबसूरत एहसास मिस कर रहा था, बता भी नहीं सकता। 10 दिन गुजर गए तो वाणी को वापस हॉस्टल छोड़ना पड़ा। शौर्य का दिल नहीं करता था छोड़ने का, लेकिन उसका काम ही कुछ ऐसा था। वो रात रात भर घर नहीं होता था, इसीलिए वाणी के लिए यही बेहतर था कि वो हॉस्टल रहे। उसका यूनिवर्सिटी जाने का मन नहीं था, फिर भी उसे आना पड़ा। आज इम्पोर्टेंट लेक्चर था। शौर्य से 1 हफ्ते से बात नहीं हो पाई थी। वाणी कैंटीन में बैठी थी, अगले लेक्चर की तैयारी कर रही थी कि अचानक तेज धमाके की आवाज आई और फिर चारों तरफ से काले नकाब पहनकर कुछ लोग कैंपस एरिया में घुस आए और सारे स्टूडेंट्स को एक जगह बिठा दिया। बार बार गोलियां चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वाणी उस वक्त कैंटीन में थी। वो टेबल के नीचे खुद को बचाने के लिए छुप गई, लेकिन उन नकाबपोशों ने सभी को एक एक करके ढूंढ लिया। वो लोग पिछले 4 घंटे से उन लोगों की कैद में थे। अगर कोई स्टूडेंट विरोध करता तो वो उसे बहुत ही बेरहमी से मारते थे। वाणी बुरी तरह से डर के मारे कांप रही थी। उसे लग रहा था कि आज तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। तभी अचानक एक बार फिर से बाहर से गोलियों की और धमाके की आवाज आना शुरू हो गई, जिससे वो सारे नकाबपोश भी बुरी तरह से हड़बड़ा गए और उनमें से कुछ बाहर निकलकर भाग गए। इस मौके का फायदा उठाकर वाणी भी पीछे की एक टूटी दीवार से निकलकर कैंटीन एरिया से छुपकर कोई सुरक्षित जगह तलाश करने लगी कि तभी अचानक उसके पीछे से किसी ने बंदूक रखी। डर के मारे उसके हाथ पांव कांपने लगे थे और वो फूट फूट कर रोने लगी कि मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे मत मारना। वो इतना घबरा गई कि घुटनों के बल नीचे बैठ गई और तभी उस आदमी ने उसके माथे पर बंदूक रख दी और उसे लोड किया। तभी उसने अपनी आंखें खोलकर सामने खड़े हुए आदमी को देखा तो उसे जोरदार झटका लगा। सामने और कोई नहीं,
शौर्य खड़ा था, जिसने आर्मी की ड्रेस पहन रखी थी। ये देखते ही वो हैरान रह गई। शौर्य ने तुरंत अपनी बंदूक वाणी के माथे से हटाई और दोनों कान पकड़कर सॉरी कहने लगा और उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया। बोला, माफ करना, मैं बस छोटा सा मजाक कर रहा था वाणी। उसने उसे थामकर कुछ पलों के लिए हैरान होकर देखती ही रह गई। वो इस वक्त आर्मी की ड्रेस में गजब का हैंडसम लग रहा था और फिर अचानक वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। शौर्य ने उसे चुप करवाया और उससे पूछा, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई है? वाणी ने रोते हुए इनकार में अपना सिर हिलाया और तभी उसकी नजर कैंपस के एरिया पर पड़ी, जहां ढेर सारे आर्मी के लोग दिख रहे थे जो उन नकाबपोशों को पकड़कर लेकर जा रहे थे और स्टूडेंट्स को उनसे छुड़वा रहे थे। वाणी ने शौर्य से कहा, इसका मतलब तुम गैंगस्टर नहीं हो? इस हालत में वाणी को सबसे ज्यादा सुकून इस बात से मिला कि वो गलत इंसान नहीं है। हाँ मेरी जान, मैं मिशन पर था और हम अपने सीक्रेट खुद से भी छुपाते हैं, तो फिर मैं तुम्हें कैसे बता देता? जब तुमने मुझे अपना पति कहा था तभी मैंने ठान लिया था कि तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाऊंगा। वो नरमी से उसके बाल सहलाते हुए बोला, क्या हम इस जंग के माहौल में भी ऐसे प्यार भरी बातें करेंगे? वाणी ने सीने पर रखा सिर उठाकर पूछा तो शौर्य के होंठ मुस्कुरा उठे। वाणी को इत्मीनान में देखकर वो भी खुश हो गया। देखो, वैसे तो मैं तुम्हें पहले बता देता, लेकिन वादे हमेशा निभाने के लिए किए जाते हैं और मैंने अपनी वर्दी से वादा किया था। अब सब कुछ क्लियर हो गया। शौर्य वाणी को सेफ्टी के साथ लेकर हॉस्टल आ गया। वहां एक हैंडसम फौजी को देखकर सारी लड़कियां मरने लगी थीं। ये देखकर वाणी को गुस्सा आया और उसने अपनी बेड की चादर शौर्य पर डाल दी। नजर लग जाएगी तुम्हें। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा था। कल शनिवार है, घर चलें? अगले कई दिन तक अब यूनिवर्सिटी भी बंद रहेगी। उसे मालूम था कि ऐसे हालात के बाद तो महीने भर क्लास बंद ही रहती है। मैं सामान पैक कर लूं? वाणी मुस्कुराकर बोली तो शौर्य उसे देखकर बस फिदा हो रहा था। दोनों घर आ गए। शौर्य ने वर्दी बदल ली थी। हेडक्वार्टर में रिपोर्ट भी सबमिट करा दी थी। उसका काम क्लियर था। रात के खाने पर खास इंतजाम था। शौर्य की माँ की सहेली और उनकी बेटी आई हुई थी। वो शौर्य से हंस हंस कर बातें कर रही थी और वाणी अंदर ही अंदर जल रही थी। बस कर दो, सारा आज ही हंस लोगे, वाणी ने चिढ़कर कहा तो शौर्य ने हैरानी से देखा। तुम्हारे साथ ज्यादा हंसता हूँ ये तो तुमने कभी नोट ही नहीं किया, बल्कि तुम ही वो इंसान हो जो मुझे दिल से हंसाती हो। वो निवाला बनाकर उसके मुंह के आगे ले आया। वाणी ने मुंह खोलकर निवाला ले लिया तो शौर्य मुस्कुरा दिया। आंटी और उनकी बेटी जलकर रह गईं, क्योंकि उनका शुरू से शौर्य के साथ अपनी बेटी की शादी करने का इरादा था। शौर्य ने वाणी की गलतफहमी दूर कर दी। रात खाने के बाद वाणी कमरे में आई तो शौर्य ने उसे अपनी पकड़ से भागते देखा। वो दरवाजे की तरफ लपका और उसे पकड़ लिया। पहले गैंगस्टर का बहाना था, अब क्या बहाना है जो मुझे स्वीकार नहीं कर रही? वो उसका चेहरा थामकर पूछने लगा। वाणी पलके भी उठा नहीं पा रही थी। नहीं, अभी छोटी हूँ, अभी तो मैं। उसने होठों पर उंगली रख दी। इतनी छोटी हो कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे जज्बात अब मेरे बस में नहीं। वो उसे बेड पर लाकर उसके चेहरे के करीब चेहरा किए बोला, पहले दिन से समझ आता है। उसने बोलकर मुंह पर हाथ रख लिया। बहुत अच्छे से समझ आता है, लेकिन पति को तड़पाकर मारने का प्लान बना रखा है। आज उस प्लान का अंत है मिस वाणी शौर्य। उसने वाणी का दुपट्टा एक तरफ रखा और उसकी कलाई को पकड़ लिया। शौर्य, मैं तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ो। उसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा और उसकी कलाई छोड़ दी। मार ही डाला है जालिम, अपनी मासूम बातों और खूबसूरती से। मैं तुम्हारे पापा से मिला था, उन्हें ईशान वाली चालबाजी के बारे में मैंने सब बता दिया है, और ये भी कि इस सब में तुम्हारा कसूर नहीं था। वो कल तुमसे मिलने का कह रहे थे। उसने बातों में उलझाकर वाणी को अपनी कैद में कर लिया। वाणी जवाब भी न दे पाई, शर्म से नजरें झुका ली और शौर्य मुस्कुराने लगा। उसे लग रहा था इस अनजान लड़की से उसकी आत्मा का रिश्ता है, तभी तो वो हमेशा उसके लिए सुकून लेकर आती थी। मेरी रूह की साथी, आई लव यू। उसकी धीमी आवाज वाणी के कानों में पिघलकर उतर गई। वाणी के सारे शक दूर हो गए थे। अब बस दोनों की धड़कनें एक ही ताल पर धड़क रही थीं।
ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक दें और हाइप भी दें, और साथ ही ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।